अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी मोइन। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सरसाद। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये बात आपको मालूम है, पूरी एक सीरीज हम लेके चल रहे हैं स्टॉक मार्केट पे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आईटी सेक्टर को। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मा सेक्टर। बज़ाहिर देखने में बहुत सारी मेडिसिन, अगर किसी मेडिकल स्टोर पर खड़े हो जाए तो हजारों की तादाद में आपको मेडिसिन रखी हुई नजर आएगी। सवाल ये पैदा होता है, क्या वो सारी किसी एक कंपनी की है? क्या जितनी दवाइयां हैं, क्या वो सारी की सारी हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं या हमारे लिए नहीं है? ये तमाम दवाइयां कौन बना रहा है? कितनी कंपनी से इसके पीछे? अच्छा, जितनी कंपनी से, क्या उन सबके शेयर मार्केट के अंदर है? इन तमाम बातों को बहुत तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और फिर वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर हमें जो है सजेस्ट करेंगे कौन सी मार्केट, कौन सी कंपनी के शेयर जो है परचेज करने हैं, किसके नहीं करने। ओवर टू सर साहब। थैंक यू सर मोइन। अच्छा देखिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि ये कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है या कुछ दवाइयों से रिलेटेड है, तो आपका गैस बिल्कुल ठीक है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बेसिकली सारी वो कंपनीज आ जाती हैं जो कोई भी मेडिकेटेड सॉल्यूशन बना रही हैं। मेडिकेटेड सॉल्यूशन से मुराद टैबलेट्स भी हो सकती हैं, सिरप्स भी हो सकते हैं, इंजेक्शन की सिरिंजेस भी होती हैं। अच्छा। और उस सिरिंज के ज़रिए जो फ्लूइड इंजेक्शन का होता है वो फ्लूइड भी हो सकता है। अच्छा। कहने का मकसद, कोई भी कंपनी जो ऐसा बिजनेस कर रही है, ऐसी चीज़ बना रही है जो कि इंसान को किसी बीमारी से दूर करने या बचाने के लिए, तो वो सारी कंपनीज इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 10 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अच्छा। और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, जिसके अंदर एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़ है और जीएसके फार्मा है, गेट्स फार्मा है, और इसके अलावा हाईनून लेबॉर्ट्रीज़ है, सिटी फार्मा लिमिटेड है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जितनी कंपनीज जिनके आपने अभी नाम बताया, इससे पहले किसी, तो ये सारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ पाकिस्तानियों के लगाए हुए हैं तमाम चीजें, या बाहर से किसी गोरे ने आके जो है वो यहाँ पे कोई प्लांट लगाया है और पाकिस्तान के अंदर पे उसके स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स हैं? अच्छा, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम देखें ना, तो हमें फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमें एमएनसी से डोमिनेट होता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब एमएनसी से क्या मुराद है? जो आपका सवाल था कि क्या बाहर की कंपनीज ने भी यहाँ सेटअप लगाया है, तो एमएनसी का मतलब यही होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके। जो कि एक कंट्री से ज्यादा ममालिक के अंदर काम कर रही है। सही। एक से ज्यादा कंट्रीज में। तो अभी हमने नाम लिया था सनोफी का, सनोफी हो गया, या गेट्स फार्मा हो गया, या जीएसके जो कि बड़ा फेमस है ग्लेक्सो स्मिथ लाइन के नाम से। ये सारी एमएनसीज हैं, यानी कि इनके मेन ऑफिसेस बाहर हैं और उनका वहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है। तो पाकिस्तान की मार्केट में नजर आया कि ये अच्छा काम कर सकते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान में भी बिजनेस स्टार्ट करा। ओके। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा तो पब्लिक से पैसे रेज करे, उसके अगेंस्ट में उन्होंने पब्लिक को शेयर्स दिए। तो इस तरीके से इन कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड है। कुछ कंपनीज पाकिस्तान की भी हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर ही बनी और एक्सपेंड होते होते, ग्रो होते होते आज इतने बड़े स्केल पर आ गई कि आज वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। सही। और अगर देखा जाए तो आप इसे हुस्न इत्तेफाक कहें कि हमने जो आपके लिए कंपनीज फिल्टर आउट करी हैं वो इत्तेफाक से दोनों पाकिस्तानी कंपनीज ही हैं। अच्छा। सो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें हमारे लोकल बिजनेसेस को भी प्रमोट करना चाहिए। तो इसमें देखें, कंपनीज बहुत सारी हैं। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक हाईनून लेबॉर्ट्रीज की और एक सिटी फार्मा की। हाईनून। सही। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं सिटी फार्मा की। सिटी फार्मा आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। 1.5 से 2 साल पहले? एग्जैक्टली, ये बहुत रिसेंटली, मतलब अभी से 3 साल भी नहीं हुए। उससे देखें, बिजनेस, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कंपनी ने 1.5 साल पहले बिजनेस करना स्टार्ट करा है। कंपनी तो इससे पहले प्राइवेट लिमिटेड थी। बिजनेस कंपनी तब से करती हुई आ रही है, पिछले 8 साल 10 साल से कंपनी बिजनेस करती हुई आ रही है। जब उनको एक्सपेंशन का मौका नजर आया तो उन्होंने पब्लिक से पैसे रेज करके और बैंक से पैसे रेज करके उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करा। क्योंकि पब्लिक से भी पैसे रेज करे तो उन पैसों के अगेंस्ट में जो शेयर्स थे वो पब्लिक को ऑफर कर दिए। तो ये कंपनी जो है ये बेसिकली इस वक्त बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में, यानी कि अगर इस वक्त इस कंपनी के अंदर कोई एंट्री लेता है तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी
वैसे वैसे उस शख्स की नेटवर्थ या उस शख्स की शेयर की प्राइस वो भी ग्रो करती जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, समझने की बहुत ज़रूरी ये होती है कि किसी भी कंपनी के लिए 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक बिजनेस के बारे में अमूमी तौर पे बोला जाता है कि एक हमारा उर्दू का मुहावरा है कि बाप अगर बिजनेस शुरू करता है तो बेटा उसका फल खाता है। सही। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन जो होती है पूरी वो अपने बिजनेस को देता है। 20 साल 22 साल 25 साल, फिर जाके वो बिजनेस इतना स्टेबल होता है, इतना फैलता है कि उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं या जो अगली जनरेशन होती है, सही, वो फिर उतनी उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल हो चुका होता है। तो सिटी फार्मा जो है वो अभी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। जैसे हमने बताया 1.5 से 2 साल पहले लिस्ट हुई है। अभी इसके पास आगे जाने का बहुत लंबा सफर है। अगले 10 साल 15 साल 20 साल जो कि इसका सफर आज से शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ये हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी अभी 2 साल पहले आई है और हम ये सोच रहे हैं कि वो हमें कमा के देगी, तो क्या खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिफॉल्ट हो जाए और ऐसा ना हो कि हमारा पैसा भी डूब जाए? क्योंकि इसको बिल्कुल हाईलाइट किया है हमने। बिल्कुल। देखें, डिफॉल्ट का रिस्क तो रहता है। अच्छा, डिफॉल्ट का रिस्क अच्छी से अच्छी कंपनी में भी रहता है, बुरी से बुरी कंपनी में भी रहता है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि कंपनी जो है वो कोई एक शख्स नहीं चला रहा होता कि किसी ने फैसला कर लिया कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा था, मेरा मूड नहीं हो रहा तो मैं नहीं बना रहा। सही। ऐसी डिसीजन मेकिंग किसी एक के पास नहीं होती। हमेशा कोई भी कंपनी हो उसके अंदर एक टीम होती है जिसमें सब इनपुट देते हैं, और जब किसी डिसीजन के ऊपर सब एग्री करते हैं तो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करा जाता है। सही। ये बेसिकली इसलिए करा जाता है ताकि रिस्क को मिनिमाइज करा जाए कि अगर कोई एक शख्स अपनी जाती अना पर या अपने किसी जाती फायदे के लिए या किसी पर्सनल एजेंडा के मुताबिक अगर बिजनेस को नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो वो अकेला कोई डिसीजन ना ले सकता। सही। जब तक सारे लोग उस डिसीजन में शामिल नहीं होंगे, सीनियर मैनेजमेंट शामिल नहीं होगी, वो डिसीजन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सही। मैं आपके सवाल पे वापसी आता हूँ। आपने पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी डिफॉल्ट हो जाए। तो देखिए, डिफॉल्ट होने की सिर्फ एक सूरत होती है, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं होती। वो ये होती है कि जब आपने बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इदारे से पैसे लिए हुए हों और आपको वो पैसे वापस करने हो, लेकिन पैसे वापस करने के लिए आपके अपने पास पैसे मौजूद ना हो। तो अब 30 तारीख आ गई, आपको पैसे देने हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको 1 दिन का ग्रेस पीरियड दे देंगे, 2 दिन का ग्रेस पीरियड दे देंगे, लेकिन आपको तीसरे दिन तो पेमेंट करनी है। अब अगर आप वो पेमेंट नहीं कर सकेंगे तो फिर आपकी कंपनी डिफॉल्ट कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि आपको एक पेमेंट करनी थी, आपका एक कमिटमेंट था, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सके। सही। तो अब मैंने जो पहले बात करी थी मैनेजमेंट वाली, उसको मैं इस बात के साथ मिलाना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि वो ये देखे कि हमें कौन सी पेमेंट्स किस टाइम पर करनी है, उसके अगेंस्ट में उस वक्त हमारे पास इतने फंड्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो हमने उनको कैसे अरेंज करना है, हमने उनको टाइमली, इनफैक्ट टाइम से पहले अरेंज करना है ताकि हम टाइम पर पेमेंट कर सकें। तो ये सारे रिस्क होते हैं जो कि हर कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, मैनेजमेंट की इनफैक्ट जॉब ही यही होती है कि वो इन सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को मिला के चलाए, ताकि एक कंपनी का जो प्रोसेस है, जो वो प्रोडक्ट बना रही है, बनाने के बाद उसको सेल आउट कर रही है, उसके अगेंस्ट में जो उससे पैसे आ रहे हैं, उस सर्कल को वो कंटिन्यूअसली प्रॉपर तरीके से चलाती रहे। इस तरीके से देखें, जो भी अच्छी कंपनीज हैं उनका डिफॉल्ट का रिस्क तो देखा जाए तो वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है, क्योंकि नॉर्मली उनके पास जितना उन्होंने पे ऑफ करना है, जितने पैसे वापसी करना है, उनके पास उससे कहीं ज्यादा फंड मौजूद होता है। अच्छा। ताकि वो टाइमली अपनी पेमेंट कर सके, ना उनका कोई प्रिंसिपल डिले हो, ना उनकी कोई पेमेंट डिले हो। क्योंकि देखें, हम तो एक कंपनी के तौर पे देख रहे हैं उसे, मगर वो कंपनी जिस मार्केट में बैठकर बिजनेस कर रही है, अगर वो अपनी पेमेंट एक दफा भी डिले करेगी तो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। और कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस
अपने ऊपर लॉस तो बर्दाश्त कर सकता है अगर उसे करना पड़े, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी या अपने मयार के ऊपर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना किसी को वो सवाल उठाने देगा। बिल्कुल ये बात ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है। और अब हम आते हैं वापसी अपनी जो हम कंपनी की बात कर रहे थे सिटी फार्मा पे। ये एक ग्रोइंग कंपनी है, इस वक्त अपने प्लांट्स लगा रही है ये, तो इनकी जो आने वाले वक्त में इनकम है वो अभी जितनी इनकम है उससे काफी बढ़ के होने वाली है। अच्छा। और ग्रोथ के प्रोजेक्शन के ऊपर है, ग्रोथ के डायरेक्शन पर है। कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो साल के अंदर अपना व्यू भी बताती है कि हमने ये इकदामात लिए थे तो बिजनेस के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी आई या ये चीजें आई। सही। तो कंपनी ने अपना प्लान भी लेआउट बताया हुआ है कि हम बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए ये अपने प्रॉफिट्स को भी रीइन्वेस्ट करते हैं और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मिलकर चलते हैं, जिसमें उनके सप्लायर्स आ गए या उनकी सेल्स टीम आ गई। दूसरी कंपनी हमारे पास है हाइनून लेबोरेटरीज। सही। अच्छा, ये भी एक पाकिस्तानी कंपनी है। ये कंपनी ऑलमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज पर कोई 14-15 साल से लिस्टेड है। अच्छा। और ओवरऑल इस बिजनेस में कोई 18 से 20 साल से है फार्मास्यूटिकल्स के। और अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाके देखेंगे कंपनी की अपनी या स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको दिखेगा कि इस कंपनी के अंदर भी बिल्कुल 20-25% की कंटिन्यूस ग्रोथ है फ्रॉम लास्ट 15 to 17 ईयर्स। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, तो ये ग्रोथ, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अच्छी ग्रोथ ये कैसे मेंटेन करे हुए। देखें, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का आइडिया लेना होगा कि फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा बिजनेस है कि जो नेचुरली ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अब वो हाइनून हो, सिटी फार्मा हो या कोई और कंपनी हो, इनके प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। सही। क्योंकि देखिए, एक ह्यूमन लाइफ साइकिल है। एक बच्चा होता है, फिर वो अपनी टीनेज में आता है, फिर वो मिडिल एज में आता है, मिडिल एज के बाद वो ओल्ड एज में आता है। तो एक साइकिल है जिसके अंदर उसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे जैसे बंदा अपनी ओल्ड एज की तरफ जाता है तो उनको दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट, इनका जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ ये बेच रहे हैं, उसकी एवर लास्टिंग डिमांड है। सही। वो या तो डिमांड मेंटेन रह सकती है या बढ़ सकती है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अभी कोविड देखते हैं कि उसमें सारी मार्केट्स वगैरह सब कुछ बंद था, लेकिन मेडिकल स्टोर को बहालत मजबूरी हर हालत में खोलना पड़ा। ये मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसका खोले बगैर कोई चारा नहीं है, मतलब उसको हर हालत के अंदर जो है एग्जिस्ट करना है। बिल्कुल। ये आपका पॉइंट जो है, मतलब इससे मैं मजीद अग्री किस तरीके से करूं कि आप के सामने मैं एक बात रखता हूं कि अगर आप लोगों ने सुना हो या आप लोगों के इल्म में हो, यूनाइटेड नेशंस एक इदारा है। सही। ठीक है, जो ओवरऑल दुनिया के मसाइल के ऊपर बात करता है, किसी स्पेसिफिक कंट्री की नहीं, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की नहीं, ओवरऑल बात करता है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो क्या कहना चाहिए कि जंगी कवानीन है या वॉर रिलेटेड रेगुलेशंस है कि अगर दो मुल्कों में जंग भी हो रही है तो उधर भी जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की फैक्ट्रीज आ जाती हैं, उनके ऑफिसेस आ जाते हैं, इन सारे मकामात के ऊपर भी कोई इसके अंदर अगर मुल्क में जंग भी जारी है तो इनके ऊपर ना अटैक होगा, ना इनके ऊपर कोई इश्यूज होंगे, ना इनको बंद करा जाएगा। इसी में फिर दूसरी एग्जांपल हमारे पास कोविड की आ जाती है कि जैसे कोविड आया आज से 2.5 साल पहले, हमने देखा कि सारे बिजनेसेस बंद हो गए 1-1 महीने 3-3 महीने के लिए। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा बिजनेस था जिनकी प्रोडक्शन भी हो रही थी, जो चल भी रहे थे, मेडिकल स्टोर्स भी खुले हुए थे। और इस बात को आप रिलेट करें जहाँ से हमने बात स्टार्ट करी थी, क्योंकि इसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी ज़रूरत हमेशा रहनी है। अब कोविड आए, भले बाहर स्ट्राइक हो या कुछ हो, लेकिन जिसको मेडिसिन चाहिए, जिस पेशेंट को, उस पेशेंट को तो मेडिसिन चाहिए। बिल्कुल ऐसा। इसका रिजल्ट क्या निकला कि इन कंपनीज की जो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा बिकते रहेंगे। फर्दर एडिशन, कुछ कंपनीज अच्छी होती हैं जो कि इस स्केल पे चली जाती हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी एक्सपोर्ट करने लग जाती हैं। तो हाइनून लेबोरेटरीज इस वक्त एक्सपोर्ट भी कर रही है और लोकली भी बेच रही है। तो इसमें इनके पास एक्सपोर्ट की इनकम भी शामिल हो जाती है, यानी कि अगर इन्होंने बेचा
तो कोई भी चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो डॉलर के साथ लिंक्ड होती है। तो इनकी इनकम पीकेआर या रुपीस में तो आ ही रही है जो ये लोकली पाकिस्तान में बेच रहे हैं, जो चीज़ ये बाहर बेच रहे हैं उसकी इनकम इनके पास डॉलर में भी आ रही है। सही। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस सेक्टर को बहुत नुमाया बनाते हैं, और इस सेक्टर के अंदर भी ये दो कंपनीज जो हैं, इन दो कंपनीज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि एक सेंसिबल डिसीजन अगर आपने लेना है, और अभी के जो प्राइसेस हैं ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं। सही। इस प्राइसेस के ऊपर जैसे कि सिटी फार्मा इस वक्त 23 से 24 रुपए के दरमियान है, हाइनून लेबोरेटरीज इस वक्त आपको अवेलेबल होगा समवेयर अराउंड 380 से 370 रुपए के दरमियान। जी हाँ, आप इनको इस वक्त परचेज कर सकते हैं, और विद इन ए स्पैन ऑफ 2 to 3 ईयर्स या 1.5 ईयर्स आप देखेंगे इनका रिजल्ट कि ये आपको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। सही सही सही। ठीक है जनाब, तो आज इस सेशन में हमने डिस्कस किया फार्मा जो सेक्टर है, इसमें इसकी जो मशहूर ज़माना जो दो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम जायंट्स कह सकते हैं, एक हमने सिटी फार्मा को डिस्कस किया और दूसरा हमने हाइनून को डिस्कस किया कि इन फ्यूचर जब हम शेयर परचेज करने पर आएंगे तो उस वक्त हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए। सारी बातें इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कल हम आपको डायरेक्ट ये नहीं कहने जा रहे कि बेटा इसके जो आपने जो है शेयर परचेज कर लो और इसके शेयर परचेज कर लो, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, वो रीजंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं इसके पीछे रीजन है, और रीजन यही है कि जब कल शेयर परचेज करेंगे तो आंखें बंद करके नहीं, उसके पीछे आपके पास रीजन होनी चाहिए, हमारे पास नहीं, आपके पास रीजन होनी चाहिए। मैं 4 लोगों में बैठा हूं, कोई मुझसे पूछे मिजान का शेयर खरीदा तो क्यों खरीदा, क्योंकि हमने सुना था नहीं ये चीजें नहीं रखनी। स्टॉक मार्केट में इंसान अपने आप को तबाह बर्बाद इसीलिए करता है। हमने डिस्कस किया था क्रैश हो गई मार्केट, क्यों, उसने कहा था खरीद लो, खरीद लिए, अपना होमवर्क था नहीं। तो ये समझ लीजिए क्लास वर्क भी और ये आपका होमवर्क भी है। तमाम चीजें इसीलिए बेहतरीन अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं कि कल जब परचेजिंग पे जाए तो वहां पर आपको भी मालूम होनी चाहिए ये तमाम बातें कि हाँ यार ये बातें डिस्कस की गई थी इन कंपनीज के जो है वो शेयर परचेज करने। फिर जैसे जैसे मालूमात में इजाफा होना शुरू हो जाए फिर आप इसके अलावा ही परचेज करना शुरू कर दें। खैर आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मजीद नेक्स्ट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।